हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे ऊष्मा का संचरण के अंतर्गत चालन, संवहन एवं विकिरण पर आधारित आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था ताप तथा उसका मापन के आंकिक प्रश्नों का हल हमने बताया था। तो ऊष्मा का संचरण के आंकिक प्रश्नों का हल करने से पहले आप समझ लें कि चालन, संवहन एवं विकिरण क्या है और इससे संबंधित जो फार्मूले दिए गए हैं उसको आप समझ लें तो आंकिक प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखें, तो ये पहला टॉपिक इसका है चालन, कंडक्शन। तो इसको बताने से पहले देखें, यह प्रिय छात्रों, आप वीडियो को देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इसको आप फटाफट लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। कुछ छात्रों का इसमें मांग था कि कृषि भौतिकी के आंकिक प्रश्नों का हल सर आप वीडियो बनाकर अपलोड करें, तो हमने जो है इसको वीडियो बना के अपलोड हम कर रहे हैं, तो इसे आप जो है शेयर किया करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं फिजिक्स के या कृषि गणित के, वह चैप्टर वाइज आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें भी बताया गया है कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन कब आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, और इसके पहले हमने ताप तथा मापन के आंकिक प्रश्नों को हमने बताया है, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, चालन तथा कंडक्शन। चालन क्या है? चालन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की एक क्रिया है। जैसे पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है, तो यह ऊष्मा संचरण का ये पहला विधि है, चालन। ठीक है, तो ठोस वस्तुओं में ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, तो एक अणु जो है अपने निकटतम अणु को ये ऊष्मा स्थानांतरित करता है। इस तरह से दूसरा वाला तीसरे को अपने निकटतम अणु को ऊष्मा को स्थानांतरित कर देता है। तो जैसे मान लेते हैं एक छड़ है, या एक छड़ है, इसके एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो इसके अणु अपने निकटतम अणुओं को ऊष्मा देते जाते हैं। तो इस तरह से दूसरा सिरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा के इस प्रकार के संचरण को हम चालन कहते हैं। ठीक है, तो ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि द्वारा होता है। इसके बाद से आता है सेकेंड आपका संवहन। संवहन चालन विधि को आप ऐसे भी समझ सकते हैं खेल खेल के द्वारा। जैसे मान लेते हैं एक लाइन में छात्र खड़े हैं, 10 छात्र खड़े हैं। पहले छात्र के पास जो है गेंद है, उस गेंद को 10वें छात्र के पास पहुंचाना है। तो पहला छात्र दूसरे छात्र को गेंद दे देगा, दूसरा जो है तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे को, इस तरह से 10वें को वो गेंद पहुंच जाएगा। तो यही जो इसी तरह का जो है ये चालन का ये होता है ठोस वस्तुओं में। तो सेकंड देखें संवहन। तो संवहन में क्या होता है? यह ऊष्मा संचरण की यह वह विधि है जिसमें पदार्थ के अणु स्वयं ऊष्मा के स्रोत के पास पहुंचते हैं और वहां से ऊष्मा ले करके अपना स्थान बदल करके वो अपने स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो स्रोत ऊष्मा का है वहाँ से इसके अणु ऊष्मा को लेते हैं और पुनः पूर्वावस्था पे अपने नहीं बैठते हैं, आते हैं, वो अपना स्थान बदल देते हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रिया शेष अणुओं के लिए भी जारी रहती है। तो इस प्रकार के ऊष्मा संचरण को हम संवहन विधि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं बाटिल में कोई आप पात्र में जल को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते हैं तो निचला हिस्सा जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो जो कण हैं वो भारी हैं, तो वे अपना नीचे आकर के पुनः ऊष्मा ले लेते हैं और वह ऊपर फिर चले जाते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है यह चलती रहती है। ठीक है,
तो इस तरह के ऊष्मा के संचरण को हम संवहन कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चे जो है गोला में बैठे हुए हैं और ये गेंद वाला गेंद खेल खेल रहे हैं। तो एक बच्चा जो है गेंद लेकर के दौड़ रहा है, ठीक है, और किसी दूसरे बच्चे को वो गेंद दे दिया, ठीक है। और जैसे ही वह बच्चा गेंद लेकर के उठा तो उस स्थान पे वह पहला वाला बच्चा बैठ जाता है, फिर दूसरा वाला बच्चा गेंद को लेकर के दौड़ता है। तो गेंद जो है एक तरह से ऊष्मा है, ठीक है। तो उसके बाद से फिर दूसरा बच्चा जो है किसी तीसरे बच्चे को गेंद जो है दे देता है, तो तीसरा बच्चा खड़ा हो जाता है, फिर वहाँ पर दूसरा बच्चा बैठ जाता है। तो इस तरह से अणु जो है ऊष्मा दे करके फिर अपने स्थान को बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है संचरण को हम संवहन कहेंगे, ऊष्मा के संचरण को हम संवहन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसका दिया है विकिरण। और संवहन जो है किस में होता है, यह जो है द्रवों में और गैसों में संवहन की क्रिया होती है। थर्ड आपका है विकिरण। तो अभी आपने देखा कि चालन में जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, संवहन में भी जो है ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। विकिरण यह वह विधि है जिसमें किसी एक ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है, तो उस ऊष्मा के संचरण को हम इस प्रकार के ऊष्मा के संचरण को विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य से ऊष्मा हमको प्राप्त होता है पृथ्वी पर, वह विकिरण के माध्यम से ही, वो विकिरण के द्वारा, विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि 10 बच्चे जो है खड़े हैं, ठीक है, लाइन से खड़े हैं। तो पहले बच्चे के पास एक गेंद है, ठीक है, पहले बच्चे के पास एक गेंद है और 10वें नंबर पर जो बच्चा खड़ा है उसको गेंद देना है। और बीच में जो है या 2 3 4 ऐसे 9 तक बच्चे खड़े हैं, तो इस गेंद को सीधे जो है 10वें बच्चे को देना है। तो यह बच्चा जो है गेंद को क्या करेगा, इन लोगों को नहीं देगा, सीधे जो है 10वें बच्चे के पास फेंक देगा। तो जब 10वें बच्चे को गेंद मिल जाता है तो यह किसी माध्यम के जो है डायरेक्ट इसको मिल गया। तो विकिरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका ऊष्मा संचरण का ये 3 जो है विधि, चालन, संवहन, विकिरण हो गया। इसके परिभाषा को आप समझ लेंगे। यह ऊष्मीय विकिरण के गुण आप इसको पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह न्यूटन का शीतलन का नियम, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। और यहाँ देखें, यहाँ दैनिक जीवन में ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण का प्रभाव तथा उपयोग, इसमें जो व्याख्या है इसमें से निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इन जो है व्याख्याओं को जो है टिप्पणी को आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, बहुत आसान है, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। अब आए थोड़ा सा ऊष्मीय चालकता गुणांक के बारे में देखें। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जो है इसका मात्रक भी पूछ देता है, आपका बीमा भी पूछ सकता है। तो इस पे जो है आप इसको देख लेंगे, इसका बीमा और इसका मात्रक अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और इसी फार्मूले पर जो है या इसके सवाल भी बनते हैं। तो यहाँ देखें, ये ठोस वस्तु है, तो इसका एक तल यह है, दूसरा तल यह है, इसके बीच की दूरी जो है यल मान लें, और पहले तल का ताप जो है θ1 और दूसरे का ताप θ2 मान लें। तो इसके दोनों तलों का तापांतर जो है क्या हो जाएगा, यह θ1 - θ2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है यदि कैपिटल A है, ठीक है, तो यह क्या होता है, अब इस जो यह तल है इसको हम मान लेते हैं Q ऊष्मा हम दे रहे हैं, ठीक है, Q ऊष्मा को दिया जा रहा है। तो यह ऊष्मा जो है संचरित हो करके यह दूसरे तल तक पहुंच रहा है। तो यह जो दी गई ऊष्मा है, यह ऊष्मा इस ठोस के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। और यही दी गई ऊष्मा जो है इन दोनों तलों के तापांतरों के अंतर, दोनों के तापों के अंतर के
एक अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यही जो है, और इसमें यदि t समय लग रहा है, ठीक है, तो यही जो है ये दी गई ऊष्मा आपका समय के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तथा यह जो है आपके इन दोनों तलों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे भी कर सकते हैं आपको अगर डिटेल में लिखना हो तो। अब इन सब से क्या हो जाएगा, यहाँ देखें, यह Q प्रोपोर्शनल टू, यह हो जाएगा आपका A θ1 माइनस θ2 इंटू टी और बट्टे L, ठीक है। अब देखें, इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं K, ठीक है। A θ1 माइनस θ2 इंटू टी अब बट्टे L, जहाँ यह K जो है यह पदार्थ का ऊष्मीय चालकता गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, जहाँ K पदार्थ का ऊष्मीय चालकता गुणांक है, ठीक है। तो इसका आप अगर रिटेन में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। हमें आपको समझाने का मतलब था ये फार्मूला, ठीक है। फार्मूला जो है कैसे आया है, तो अब यही जो है आपका ये फार्मूला हो जाएगा। मान लेते हैं अगर पूछे आपसे प्रश्न कि किसी पदार्थ को प्रति सेकंड दी गई ऊष्मा को बताइए, तो प्रति सेकंड जैसे पूछेगा तो Q बट्टे टी आप निकालेंगे, इस टी का इधर भाग कर देंगे तो Q बट्टे टी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप फार्मूले को याद रखेंगे। अब इसके बाद से आइए आंकिक प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। इसके देखें, इसके आंकिक प्रश्न, पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक कमरे की खिड़कियों का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर तथा कांच की मोटाई 2 मिलीमीटर है। यदि कमरे के भीतर का ताप 30 डिग्री सेल्सियस तथा बाहर का ताप 14 डिग्री सेल्सियस हो तो कांच से होकर प्रति सेकंड कमरे से बाहर जाने वाली ऊष्मा की गणना कीजिए। कांच का ऊष्मा चालकता गुणांक 0.2 कैलोरी मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस है। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए बराबर देखें ये 5 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कांच की मोटाई डी कहें चाहे एल कहें, तो डी इसको लिख लें 2 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदल दें तो 2 गुणे 10 के ऊपर -3 घात हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, फिर 100 से भाग करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा ये मीटर। उसके बाद से दिया है, देखें, कमरे के भीतर का ताप 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तथा बाहर का जो है 14 दिया है, तो ताप का अंतर यहाँ θ1 हम ले लें 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और θ2 जो है 14 डिग्री सेल्सियस, तो θ1 माइनस θ2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री ऋण 14 डिग्री, और यह हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और समय प्रति सेकंड कह रहा है, तो टी बराबर जो है आपका 1 सेकंड दिया हुआ है। जो भी मान दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और ऊष्मा चालकता गुणांक जो है 0.2 दिया है, के का मान यहाँ 0.2 कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड और डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। तो इसमें यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एल की जगह डी हम मोटाई ले लेंगे, मोटाई दिया है तो यहाँ लिखें, चूँकि Q बराबर, यह Q पूछ रहा है तो यहाँ Q बराबर लिख लें क्वेश्चन मार्क, तो प्रति सेकंड पूछ रहा है तो Q बराबर K A θ1 माइनस θ2
इंटू टी बट्टे डी, यल की जगह डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह के का मान जो है हम लिख लें 0.2 और ए का मान 5। ठीक है, और θ1 माइनस θ2 का मान 16 दिया हुआ है और टी का मान 1 है, और बट्टे डी का मान 2 गुणे 10 के ऊपर -3 घात हो गया। अब इसी को हल कर लें। अब देखें 5 दूना 10, 1 हो जाएगा, दशमलव यहाँ है तो, और 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको काट दें, 2 अट्ठे 16 और या 1 हो गया और 8 हो जाएगा। ठीक है, यह 1 हो गया, 5 दूना 10 गुणे 8, और यह हर में है तो अंश में ले जाएंगे तो यह धनात्मक हो जाएगा इसका घात, तो यह हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है, 8000 कैलोरी। ठीक है, प्रति सेकंड जो है 8000 कैलोरी ऊष्मा जो है कमरे से बाहर जो है निकलेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद इसके शेष सांख्यिक प्रश्नों को हम अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।